Hello friends, welcome to Star Educational Institute in which today I teach you the fundamental unit of life cell. So let us begin. तो चलिए दोस्तों इस अनलॉक को नॉलेजेबल बनाने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा सेल या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का मुझे लगता है कि आसान और दिलचस्प इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और मज़ेदार और नॉलेज देने के लिए हम लोग इस पे एक बढ़िया वीडियो बना के लाए हैं आप लोगों के लिए, और वीडियो पूरा अवश्य देखें। चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यही हमारे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है, इकाई है, यही एक बेस है हमारे लाइफ का। ये ना रहे तो हमारी लाइफ ना रहे। दोस्तों समझ रहे हैं कि नहीं मेरे भावना को? तो दोस्तों यह हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है जिसको हम कहते हैं SELL सेल, CELL दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, हम लोग शुरू से अंत तक, डिस्कवरी से सेल ऑर्गेनेल तक सब हम इसमें बताएंगे दोस्तों, चिंता मत करिए। चलिए दोस्तों चलते हैं। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कार्क, एक थिन स्लाइस ऑफ कार्क को एग्जामिन करते वक्त, उसका निरीक्षण करते वक्त, कार्क क्या होता है दोस्तों? छाल, पेड़ की छाल से मिले गए एक वस्तु को कार्क कहते हैं। रॉबर्ट, वाइल एग्जामिनिंग अ थिन slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। जो कॉर्क है दोस्तों वह क्या करता है? रिसेम्बलिंग हनीकॉम्ब, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा वह आकार शो करता है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ही मधुमक्खी के अभी मैं असली तस्वीर दिखाऊंगा दोस्तों, अभी तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट, जिसमें कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, यानी कंपार्टमेंट मतलब रूम भी बोल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने ये बनाया, यह एक रूम हो गया, यह बनाया, यह एक रूम हो गया, यह बनाया, यह एक रूम हो गया। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री, जैसा कि मैंने दोस्तों अभी बताया था कि कॉर्क एक वस्तु है जो कि हमको पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। दिस वाज इन द ईयर 1665, याद रखिएगा दोस्तों 1665 में ही सेल की डिस्कवरी हुई थी, तो कभी भूल मत जाइएगा, नहीं तो क्या कहेंगे कैसा पढ़ाता है तुम्हारा टीचर। ठीक, तो 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई थी। Was in the year 1665 when Hooke मतलब रॉबर्ट हुक made his chance observation through a self-designed microscope, एक चांस बनाया उन्होंने कि वह एक कॉर्क को देख पाए। किसके द्वारा देख पाए दोस्तों? सेल्फ डिजाइंड, स्व बनाया व स्वरचित माइक्रोस्कोप के द्वारा, स्वरचित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने उसको देखा। किसको देखा? कॉर्क को देखा। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स, और रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सों को, जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, ये सभी कंपार्टमेंट या बॉक्स भी बोल सकते हैं दोस्तों, इन्हीं को रॉबर्ट हुक ने सेल बताया था। और दोस्तों अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं कि कौन सा माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक का था, तो इंतजार करिए वीडियो में। सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम, दोस्तों एक लिटिल रूम का लैटिन वर्ड से सेल लिया गया है दोस्तों। सेल एक लिटिल रूम के लैटिन वर्ड से लिया गया है, यानी एक छोटा सा कमरा उससे लिया गया है। लेकिन दोस्तों ये लिटिल रूम ये लैटिन वर्ड नहीं है, उस लैटिन वर्ड का नाम है दोस्तों सेल्यूला। क्या?
CELLULA सेल्यूला, जिसका मतलब होता है ए लिटिल रूम। सेल्यूला शब्द से दोस्तों सेल लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। वो वाला सेल नहीं, बैटरी वाला सेल नहीं दोस्तों, जिससे मिलकर बैटरी बनती है, वो वाला नहीं। ये हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। This may seem to be very small and insignificant incident, but it is very important the history of science. यह हमको कई लोगों को यह बहुत इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंस दिखता होगा, यानी जिस पर ध्यान न दिया जाए वैसा घटना घटित हुआ था। ये कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन दोस्तों यही जो इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स लोग मानते थे, जिसको लोग मानते थे कि यह घटना बहुत आम बात है या इनसिग्निफिकेंट या ध्यान देने लायक नहीं है, वही हिस्ट्री ऑफ साइंस में, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम that someone had observed that living things appear to be consist of separate unit. यह पहली बार हो रहा था पूरे विश्व में कि कोई आदमी ने प्रयास किया या देखा कि ह्यूमन बॉडी दोस्तों नहीं, अभी यहाँ कॉर्क है या लिविंग थिंग्स, वैसे कॉर्क डेड होता है, याद रखिएगा। किसी ने जानना चाहा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वह कि सेपरेट यूनिट से बने होते हैं। पहली बार किसी ने जानना चाहा कि हमारी बॉडी भाई किस चीज़ से बनी के मिल के बनी होती है। तो द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट, इन यूनिट को जो कि डिस्क्राइब किया जाता है सेल के रूप में, आज भी बायोलॉजी में। सोचिए दोस्तों, सन 1665 1665 से लेके आज तक सेल का सेल ही रहा, कभी चेंजिंग नहीं हुई। सेल अभी भी जो हम लोगों का स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको सेल ही लोग मानते हैं, सेल ही उसका नाम दिया जाता है। तो दोस्तों लेट अस फाइंड मोर अबाउट सेल्स। चलिए हम लोग सेल के बारे में और कुछ जानते हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? 5.1 दोस्तों, सजीव वस्तुएं या सजीव जंतुएं किस चीज की बनी होती हैं? तो चलिए आइए देखते हैं किस चीज की बनी होती है। एक्टिविटी 5.1 आपको दिख रहा है दोस्तों? चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोगों की खुशी के लिए। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन। आप एक स्मॉल पीस लीजिए ओनियन से। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स, एक फोर्सेप्स की मदद से उसको पील करिए, उसका स्किन को पील करिए, यानी उसके छिलके को मतलब उसके छिलका निकाल लीजिए, उसका स्किन निकाल लीजिए, जिसको दोस्तों ईपीडर्मिस बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? ईपीडर्मिस। फ्रॉम द कॉनकेव साइड, यानी कॉनकेव साइड से उसको छील लेते हैं, उसका छिलका निकाल लेते हैं। या इनर लेयर ऑफ द ओनियन, ओनियन ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा इसको निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक वाइट कलर का पतला पतला लेयर होता है दोस्तों, जिसको ईपीडर्मिस बोलते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हम बताना चाहते हैं मीनिंग ऑफ फोर्सेप्स। कई लोगों को दिक्कत होती है फोर्सेप्स समझने में। तो दोस्तों फोर्सेप एक सीजर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, कैंची की तरीके से। लेकिन दोस्तों आप तो सोचेंगे अरे भाई कैंची से पकड़ेंगे पील को दोस्तों वो कट जाएगा, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली वह एक ऐसा सीजर होता है जिसमें बिल्कुल भी धार नहीं होता है, यानी वह काटेगा नहीं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट वह होता है कि जो काटेगा नहीं, जिससे कटेगा नहीं, उसमें धार नहीं होता। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। या ब्लंट होता है। तो दोस्तों दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, और इसको तुरंत हम लोग वॉच ग्लास में रख देते हैं कंटेनिंग वाटर, जिसमें वाटर रहता है ताकि वह सूखे नहीं, खराब ना हो। दिस विल प्रिवेंट द पिल फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर आपको पहले ही बता दिए हैं सारा।
ना तो वह फोल्ड होगा मतलब दोस्तों सिकुड़ेगा या एक पर एक आ जाएगा। तो दोस्तों उसे दिक्कत क्या होगी, क्योंकि उसमें धार बन जाएगा। और जब हम आगे करने वाले जा रहे हैं जो प्रोसेस, उसमें दिक्कत होगी, आप समझ जाएंगे। क्योंकि आगे अगर वही धार दिखेगा तो हम लोग उसको सेल समझ लेंगे। तो व्हाट डू वी डू विद दिस पील, अब हम इस छिलके के साथ करने क्या वाले हैं भाई, बहुत तामझाम हो गया। तो लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, अब एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उस पे ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, उस पे एक बूंद पानी डालेंगे और उस छिलके का एक स्मॉल पीस डालेंगे, स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास से एक स्मॉल पीस लेंगे पील का, टू द स्लाइड, ग्लास स्लाइड पे उसे रख देंगे। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। वही बात दोस्तों दोबारा, वह फोल्ड हो जाएगा तो फिर हम उसे गलत समझ लेंगे, सिल समझ लेंगे, उस पर निशान आ जाएंगे, दिक्कत होगी। तो उसको हमेशा फ्लैट रहना चाहिए, एकदम फ्लैट, बिल्कुल कहीं भी मुड़ा हुआ नहीं, एकदम फ्लैट रहना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश, एक पतला सा कैमल कंपनी का जो पेंट ब्रश आता है दोस्तों, उसका यूज आप कर सकते हैं पील को वाटर कंटेनिंग वॉच ग्लास से ग्लास स्लाइड तक ले जाने में। वह या तो नेसेसरी भी होता है दोस्तों, उसका ज़रूरत होता है ले जाने में, नहीं तो वह सिकुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, अब हम एक बूंद आयोडीन सोल्यूशन उस पर डालेंगे ऑन दिस पीस फॉलोड बाय ए कवर स्लिप, इसी पीस पे, किस पीस पे, जो हम लोग पील लिए हैं ओनियन का, उसी पीस पे, फॉलोड बाय ए कवर स्लिप। अब दोस्तों आप कहेंगे कवर स्लिप क्या होता है, तो अभी हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि अब जब आप माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तब कवर स्लिप आपको अच्छे समझ में आएगा। टेक केयर टू, किसकी केयर करना है भाई, चलिए देखते हैं आगे। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल, जब हम माउंटिंग नीडल से कवर स्लिप को लगा रहे होंगे तो ध्यान रखें कि उसमें बबल ना आ जाए। अब दोस्तों हम बताने जा रहे हैं क्या होता है हमारा कवर स्लिप। दोस्तों जब भी हम कोई चीज़ को यहाँ पर रखते हैं, ठीक दोस्तों, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ लाल लाल दिख रहा है, ठीक दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए हम रख दिए, तो हम लोग एक गोल सा ग्लास का एक कवर स्लिप आता है, उसको इसके ऊपर रख देंगे। अब उसका काम क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो ये जब ऊपर नीचे होता है तो कई बार चांस होता है कि ये जो लेंस है, लेंस इससे सट न जाए दोस्तों। अब सट जाएगा तो होगा क्या, आप बोलेंगे नहीं सट जाएगा तो क्या होगा, तो दोस्तों इसमें एक छिद्र रहता है और कई बार दोस्तों उसमें चला जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव, तो उसमें फंस जाता है, तो ऐसे में ख़राब हो जाता है, वह हमारा पीस भी ख़राब हो जाता है, हो सकता हो इसमें जल्दी साफ़ नहीं होता बहुत चीज़, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कवर स्लिप लगाते हैं। और दोस्तों कवर स्लिप लगाते हुए ध्यान देते हैं कि उसमें एयर बबल ना रहे। कभी आप ध्यान दिए होंगे जब भी आप कोई चीज़ रखते हैं तो कभी कभी लगता है कि एक गुंडी सा, उसमें दोस्तों गुंडी सा कुछ है, जैसे हमने ये रख दिया तो एक मान लीजिए ग्लास का, तो ये एक सफ़ेद सा हमें कुछ लगेगा यहाँ पर, तो वो क्या होता है दोस्तों, एयर बबल होता है। और अगर वह आ गया तो क्या दिक्कत है भाई उससे, और जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वह एयर बबल हमको बहुत चमकीला दिखेगा, इतना चमकीला दिखेगा, पहली बात उसमें दिक्कत हो जाएगी सेल को पहचानने में, दूसरी बात चमकीला दिखेगा तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अवॉइड करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एयर बबल्स को अवॉइड करें, तो उसको थोड़ा चिपका देंगे बढ़िया से तो एयर बबल नहीं रहेगा। आस्क योर टीचर फॉर योर हेल्प, आप इस काम के लिए अपने टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं। टीचर मतलब आप लोग शिक्षक जानते ही हैं, शिक्षक शिक्षिका। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पील, हमने एक टेम्पररी माउंट बनाया है ओनियन पील पर। टेम्पररी स्लाइड, टेम्पररी ऑब्जेक्टिव या टेम्पररी माउंट मतलब दोस्तों क्या होता है अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ टेम्पररी ऑब्जेक्टिव या टेम्पररी
माउंट मतलब होता है दोस्तों ऐसा चीज, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा एक ही बार देख सकें, ज़्यादा उसका यूज नहीं। जैसे दोस्तों 1 आध घंटे में वो खराब हो जाए तो वह टेम्पररी रहता है, लेकिन दोस्तों कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर कई केमिकल्स लगा दिए जाते हैं जिससे वह प्रिजर्व हो जाते हैं 1 साल तक। तो दोस्तों हमें इतना ताम झाम करना नहीं पड़ता, उन्हें पील निकालना ये वो ये, और डायरेक्ट वह लेबोरेटरी में रख दिया जाता है 1 साल तक। तो कोई भी बच्चा आता है तो डायरेक्ट उसको दिखा दिया जाता है, उससे उस पर कवर स्लिप हटाया नहीं जाता, उसमें लगातार लगा ही रहता है। तो दोस्तों ऐसे कि टेम्पररी कहते हैं क्योंकि वह लंबा चलता है। अब यहाँ पर दोस्तों ओनियन पील को छोड़ देंगे तो वो रहेगा एक साल तक, वो तो एक ही दिन में खराब हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, we can observe this slide under low power followed by high power of a compound microscope। अब हम इस स्लाइड को लो पावर से हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दोस्तों याद रखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 3 लेंस होते हैं और 3 लेंस अलग अलग पावर के होते हैं, मतलब कोई हाई पावर का होता है, कोई लो पावर का होता है। तो दोस्तों हम लो पावर से हाई पावर तक, सबसे पहले सबसे लो, फिर मिडिल, फिर हाई, ऐसे देखेंगे। आपको दिख रहा होगा दोस्तों एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो चलिए इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। यह आपका जो एक शीशे का दिख रहा है दोस्तों, यह जो रखा हुआ है यह होता है माइक्रोस्कोप स्लाइड। और दोस्तों माइक्रोस्कोप स्लाइड हटे ना, उसके लिए क्लिप लगा रहता है जो इसको पकड़े हुए रहता है स्टेज पे। दोस्तों यह क्या है, आपका स्टेज दिख रहा है दोस्तों, यहाँ कहीं ये स्टेज है, तो इस पर हमारा माइक्रोस्कोप स्लाइड रहता है, क्लिप उसे पकड़ा रहता है। और दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा होता है, तब उसके लिए आपको आई पीस समझना होगा दोस्तों। जहाँ से हम देखते हैं वह हमारा आई पीस होता है दोस्तों, यह हमारा आई पीस है। यहाँ आई है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, ये आई पीस है। आई पीस के सामने वाला कौन सा लेंस, क्योंकि दोस्तों यहाँ 3 लेंस है, हम तीनों अलग अलग सेट कर सकते हैं, तो जो लेंस हम सेट किए हैं वही ऑब्जेक्टिव लेंस होगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव लेंस। आर्म, ये आर्म आपको दिख ही रहा है। फाइन एडजस्टमेंट दोस्तों, बॉडी ट्यूब, उसके लिए बॉडी ट्यूब समझना होगा। बॉडी ट्यूब क्या है भाई, आई पीस बॉडी ट्यूब एक बड़ा कोन दोस्तों, बड़ा सिलेंडर टाइप का होता है, पाइप होता है, जिसके अंदर आई पीस एक छोटे पाइप सा लगता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा पाइप टाइप का लग रहा है, तो यही बॉडी ट्यूब होता है जिसके अंदर आई पीस जाता है। तो दोस्तों यह आपको दिख रहा होगा, तो वही फाइन एडजस्टमेंट बॉडी ट्यूब को ऊपर, मतलब ये इस पार्ट को, लेंस को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। फाइन कोर्स एडजस्टमेंट दोस्तों, कोर्स एडजस्टमेंट मतलब होता है ज़्यादा ऊपर। मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ ले जाना है तो उसके लिए कोर्स एडजस्टमेंट करेंगे। फाइन एडजस्टमेंट यहाँ से यहीं तक ले जाना है तो उसके लिए कोर्स करेंगे दोस्तों, जल्दी से ऊपर जाएगा ना तो दिक्कत होगी, उसके लिए फाइन एडजस्टमेंट होता है दोस्तों, जिससे धीरे धीरे ऊपर जाता है या धीरे धीरे नीचे जाता है, इससे तेज़ी से नीचे जाता है कोर्स एडजस्टमेंट। जैसे आप लोग कई गेम वगैरह में भी खेलते होंगे, निशानेबाजी में भी, उसमें भी ऐसे ही एक कोर्स एडजस्टमेंट का ऑप्शन रहता है, एक फाइन एडजस्टमेंट। और दोस्तों यहाँ स्वाइवल रहता है, यहाँ कंडेंसर रहता है दोस्तों। कंडेंसर से ही लाइट पास होके यहाँ पर जाती है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव से लाइट पास होते हुए हमारे आई तक पहुँचती है, जो कि डायरेक्शन आपको दिया हुआ है। तो हम वहाँ पर उसका एक मैग्नीफाइड इमेज अपने आई से पाते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये बेस होता है, यह मिरर होता है जो कि रिफ्लेक्टर होता है। मिरर का काम रिफ्लेक्टिंग के लिए होता है ताकि यहाँ से लाइट जा सके। और यहाँ पर कोई साधन रहता है जिससे हम लोग, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रहता है जिससे हम लोग लाइट यहाँ पर आती है, ठीक दोस्तों। तो मैं आपको कंपाउंड, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको माइक्रोस्कोप अलग अलग ल्यूवेनहॉक माइक्रोस्कोप दिखाऊंगा, रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप दिखाऊंगा। तो पहले आज जान लेते हैं दोस्तों ल्यूवेनहॉक हैं कौन। ल्यूवेनहॉक जी हमारे हैं पहले ऐसे इंसान जिन्होंने लिविंग सेल को देखा। अब आप मुझसे झगड़ा करेंगे कि नहीं रॉबर्ट हुक देखे थे, लेकिन दोस्तों याद रखिए कॉर्क निर्जीव है,
कॉर्क में उन्होंने डेड सेल देखा था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखने वाले कौन थे दोस्तों? एंटोन वॉन लीeuwenhoek, जिन्होंने 1674, डेट याद कर लीजिए दोस्तों, 1674 में पहली बार पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल को देखा था। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं उनके माइक्रोस्कोप को देखने। तो दोस्तों, क्या आपको कुछ दिख रहा है? रॉबर्ट हुक्स माइक्रोस्कोप फिगर 2.2। देखिए दोस्तों, यही हम लोगों के रॉबर्ट हुक जी का माइक्रोस्कोप है। अब मैं इसका यूज देखिए बता देता हूँ। यहाँ एक रिजर्वायर दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक ऑब्जेक्ट रहता है, फ्यूल जिसको बोलते हैं, जिससे यहाँ का फ्लेम जलता है। दोस्तों, फ्लेम दिख रहा है, फ्लेम रिजर्वायर, यहाँ पर फ्यूल रहता है, यही फ्लेम जलता है। तो दोस्तों, ये जैसे उसमें रिफ्लेक्टर था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वैसे यहाँ पर कंडेंसर है। कंडेंसर वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। देखिए दोस्तों, यह कंडेंस करके लाइट को एक पॉइंट पे, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता है दोस्तों, देखिए कंडेंसर्स, दो कंडेंसर लगे हुए हैं। देख लीजिए दोस्तों, 1 और 2, यह 2 है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दोस्तों, देखिए ऑब्जेक्ट का कहीं साइन दिख रहा है? जी हाँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दोस्तों, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये आप ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। और ये फोकस स्क्रू है, इससे हम लोग मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये हमारा आँख रहता है दोस्तों। यह स्टेज है, इसमें दिया नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों बहुत पुराना माइक्रोस्कोप था। सोचिए, आजकल तो फ्लेम का यूज़ ही नहीं होता, आजकल तो डायरेक्ट टॉर्च लाइट उठा लेंगे और दे देंगे। यहाँ फोकस स्क्रू ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, एक यह व्यू देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा सब बढ़िया से। तो ठीक है, यह किनारे पर आपको कुछ दिख रहा है? जी हाँ दोस्तों, यह रियल इमेज है जो कॉर्क सेल देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, उसका रियल इमेज आपको मिल रहा है दोस्तों। सोचिए, डेड कॉर्क सेल एज सीन बाय रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों, यह आपको दिख रहा है, ये सेल है, एक सेल जो कंपार्टमेंट लाइक दिख रहा है, जिसको सेलुलर लिटिल रूम बोलते हैं दोस्तों। आपको ये सब दिख रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको मैंने ये दिखा दिया। अब आगे चलते हैं। यह दोस्तों, आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं समझा दे रहा हूँ, ये क्या आपको दिख रहा है। दिख तो रहा है। अब यह हमारा क्या है दोस्तों? लीeuwenhoek माइक्रोस्कोप। लीeuwenhoek वही थे जिन्होंने पहली बार फ्री लिविंग सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था। तो दोस्तों, यहाँ पर फोकस स्क्रू दिख रहा है, फोकस स्क्रू, इससे यहाँ पर किया जाता था। ऑब्जेक्ट कैरियर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, दोस्तों यह बहुत पुराना, आपको समझ में नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट कैरियर दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। और ये दोस्तों मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है इसका। और ये दोस्त हम लोगों का एक छोटा सा यह वाला दिख रहा है ना पार्ट, ये लेंस है हम लोगों का, ये लेंस है, ये मेटल प्लेट है। यह दूसरा साइड का व्यू दिखाया गया है, या दूसरे साइड का व्यू दिखाया गया है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए दोस्तों, यह पीछे साइड का व्यू है, ये आगे साइड का व्यू है। ये पीछे वाला है, यह आगे वाला है। देख लीजिए दोस्तों, यह लेंस है, यह ऑब्जेक्ट कैरियर है। इसमें ऑब्जेक्ट कैरियर दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो दोस्तों, आपने देखा लीeuwenhoek माइक्रोस्कोप, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं चलता हूँ लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जो कि इसमें नहीं दिया था एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ। तो देख लेते हैं। क्लिप इसमें अच्छे से आपको दोस्तों दिख रहा है। यह स्लाइड है जिसको क्लिप पकड़े हुए है। यह स्टेज है दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव्स, यह सारे लेंस हैं जिससे हम लोग देखते हैं, वही ऑब्जेक्टिव होते हैं जिससे हम लोग देखते हैं। यह आई पीस, यहाँ पर दोस्तों हम लोगों की आँख रहती है। यह ड्राफ्ट ट्यूब, इसी में से आई पीस जाता है। यह बॉडी ट्यूब, ये इससे बड़ा एक ट्यूब होता है जिसमें आई पीस जाता है। कोर्स एडजस्टमेंट, ये ज़्यादा ऊपर नीचे के लिए होता है। फाइन एडजस्टमेंट, यह कम ऊपर नीचे के लिए होता है। आर्म, यह हमारा आर्म है। इंक्लिनेशन जॉइंट या स्वाइवल, दोस्तों इसको इंक्लिनेशन जॉइंट भी कहते हैं या स्वाइवल। यह क्या बताता है, कितना झुकेगा दोस्तों।
देखिए कई लोग इसमें दोस्तों गलती कर देते हैं, बताते हैं कि कंडेंसर को ये एडजस्ट करता है, लेकिन दोस्तों स्वाइवल का काम कंडेंसर को एडजस्ट करना नहीं होता, इसको कितना झुकाना है हमको, यह जो दिख रहा है ना दोस्तों, इसको कितना झुकाना है लेंस को वह देखता है। इंक्लिनेशन जॉइंट, इसीलिए इंक्लिनेशन झुकाव जॉइंट होता है। यह पिलर होता है जिस पे खड़ा होता है माइक्रोस्कोप। बेस, पिलर जिस पे खड़ा होता है वह बेस होता है, और ये सबसे नीचे का हिस्सा बेस का उसको फुट बोलते हैं। और दोस्तों फुट कंडेंसर एडजस्टमेंट दिख रहा होगा दोस्तों, कंडेंसर एडजस्टमेंट। तो यह जो है कि पहले आप लोग कंडेंसर देख लीजिए, यहाँ रिफ्लेक्टर है, यहाँ लाइट सोर्स आता है, यहाँ से जाता है आँख तक हमारे, ठीक। तो कंडेंसर यहाँ पर रहता है दोस्तों, यहाँ पर डायफ्राग्म रहता है कंडेंसर का। कंडेंसर इसको एकदम कंडेंस यानी एकदम इस तक पहुँचाने में, मतलब अभी हमारी लाइट रेज कई ठो आ रही थी, अब उसको एक ही में, जैसे हमारा लाइट रे ऐसे 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 आ रहा है दोस्तों, अब उसको कंडेंसर क्या कहता है, एक ही पॉइंट पर हमारा झुका देता है कंडेंसर। यह काम होता है कंडेंसर का, ताकि हम लोग को अच्छी इनलार्ज व्यू मिले। तो कंडेंसर एडजस्टमेंट यह आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यह कंडेंसर है, इसको आगे पीछे करने की जिम्मेदारी हम लोगों का कंडेंसर एडजस्टमेंट का होता है। तो चलिए दोस्तों, आपने लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देख लिया बढ़िया से सब कुछ। अभी भी आप देख सकते हैं दोस्तों रिवॉल्विंग नोजल पीस, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इससे हम लेंस चेंज करते सकते हैं, कभी इससे देख रहे हैं तो कभी इससे देखेंगे, ऐसे ऐसे घुमाया जाता है दोस्तों इसको, यह रिवॉल्विंग नोजल पीस होता है। और दोस्तों अब आ गया है सबसे खतरनाक, आपको कुछ दिख रहा है या अरे नहीं दिख रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ यह क्या है। यह दोस्तों हमारा है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि नॉल एंड रस्का ने मिलके बनाया था। और दोस्तों यह लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइट का यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, और इनकी मैग्निफिकेशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 1 लाख से 5 लाख बड़ा कर देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, 1 लाख से 5 लाख इनलार्ज कर देंगे, जबकि हमारा लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिर्फ 300 से 1500 इनलार्ज करेंगे। सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ हमारे लाइट माइक्रोस्कोप जो अभी हमने पीछे पढ़ा था दोस्तों, यह हमारा लाइट या कंपाउंड एक ही चीज़ होता है, यह केवल 300 से 1500 गुना ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकता है, और ये 1 लाख से 5 लाख तक दोस्तों बड़ा कर सकता है। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ अच्छे से, अभी इसके बारे में ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये दोस्तों इंसुलेटर होता है, या कोई इलेक्ट्रॉन गन दिख रहा है, यहीं से इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है। स्पेसिमेन पोजीशन, यहीं पर स्पेसिमेन को रखा जाता है। स्पेसिमेन और ऑब्जेक्टिव एक ही चीज़ होता है, जैसे हमारा इसमें पील जो है कि ओनियन पील स्पेसिमेन था, यहाँ पर रखा जाता है। बाइनोक्यूलर व्यू होता है यहाँ पर दोस्तों, बाइनोक्यूलर व्यू, यहाँ से हम लोग बाइनोक्यूलर व्यू ले सकते हैं। यहाँ फोटो प्लेट, शायद दोस्तों यहीं पर ही इमेज बनता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल दिख रहा होगा, यहीं से हम लोग सब कंट्रोल करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन गन फायर और करेगा इलेक्ट्रॉन को, सब यहीं से कंट्रोल होता है। तो ठीक है दोस्तों, यह आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देख रहे होंगे। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में डिफरेंस। तो चलिए दोस्तों, और इनके पूरे हिस्ट्री भी बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। तो चलिए दोस्तों व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज इफ वी लुक थ्रू द लेंस। अगर हम लेंस से देखें तो क्या हमें दिखेगा? कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। क्या हम उस स्ट्रक्चर को बना पाएंगे जो हमने माइक्रोस्कोप से देखा है ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट पे, वह कैसा दिखेगा? तो दोस्तों ऐसा दिखेगा। सेल्स ऑफ एन ओनियन पिल, यहाँ पर छिलके के, प्याज के छिलके के सेल दिखा रहा है। यह दोस्तों एक सेल मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, यह होता है, देख रहे हैं दोस्तों, यह जो गुंडी है, वह जो बीच में डार्क है वह न्यूक्लियस है। आगे आप पढ़ेंगे दोस्तों, चिंता न करें। तो चलिए आगे चलते हैं।
We can try preparing temporary mounds of peels of onion of different size. हम ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं कई तरह के डिफरेंट साइज के टेम्पररी माउंट ऑफ पील ऑफ ओनियन, यानी ओनियन के छिलके के टेम्पररी माउंट बनाना। टेम्पररी आप लोग को मैंने बताया था कि वह ज़्यादा देर तक न रखा जाए। What do we observe? क्या हम देखते हैं? Do we see similar structure और different structure? क्या हम एक ही स्ट्रक्चर देखते हैं या अलग अलग स्ट्रक्चर देखते हैं? तो दोस्तों व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, आप सोचते रहिए व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हमारा पहला वीडियो पार्ट 1 ऑफ सेल यहीं पर एंड होता है। दोस्तों मैं बता दूं अगले वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा मैं आपको डिस्कवरी बताऊंगा, कैसे हुआ था डिस्कवरी। और दोस्तों व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर बताऊंगा। थोड़ा बहुत मैंने आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बता दिया था कि नॉल रस्का ने डिस्कवर किया है। आगे भी थोड़ा सन उन बता दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ यह वीडियो को अब एंड करने का वक्त आ गया है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर न करना भी भूलिए। कमेंट में क्या लिखेंगे जो आपको नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों जो मैंने अभी तक पढ़ाया है सिर्फ उसमें जो नहीं आ रहा है वो पूछेगा, ये नहीं कि आगे का पूछने लगे कि सेल ऑर्गेनेल क्या होता है। तो दोस्तों आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ठीक है, अनलॉक में सेफ रहिए कोरोना वायरस से, फाइट कोविड-19। बाय बाय, टेक केयर।